ओके, तो यहाँ पे सब ओटी से हैं या और भी डिपार्टमेंट से कोई रिलेटेड है? देखिए, मुझे आपका इंटरेक्शन चाहिए, मैं लेक्चर देने नहीं आया हूँ। जब तक हम लोग इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक टॉपिक का मजा नहीं आएगा। इंटरेक्शन चाहिए आप लोग से, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमने एक टॉपिक लिया है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स इन ऑपरेशन थिएटर। ये टॉपिक के ऊपर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, या आप लोग टॉपिक समझ सकते हैं? ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के बारे में किसी को पूछना है कुछ? टॉपिक क्लियर है? कोई जवाब नहीं आ रहा है, खाना खा के सो रहे हैं सब लोग, ठीक है कोई बात नहीं। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स ये होता है कि हम लोग जहां भी काम करते हैं, काम करते समय वहां पे हमको जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट, कहीं पे भी आप काम कीजिए, काम करते समय जो आपको प्रॉब्लम्स आता है उसको ऑक्यूपेशनल बोलते हैं। और हम जो अभी टॉपिक लिए हैं वो ऑपरेशन थिएटर की बात कर रहे हैं। मेरी आवाज कुछ ज्यादा तो नहीं है वहां पे? ठीक है, ओके, ज्यादा आवाज नहीं आ रही ना? इको तो नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके लिए। तो पहला जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होता है ओटी में, वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, जिसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब ये कैसे होता है? एक्सपोजर ऑफ बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, जैसे कि पेशेंट ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स है, यूजिंग पल्स लावाज इरिगेशन है। पल्स लावाज इरिगेशन आप लोग देखे होंगे, जब टीकेआर वगैरह होता है, नी रिप्लेसमेंट जब करते हैं तो वहां पे वॉशिंग के लिए लगता है। तो वहां पे क्या होता है, जब लवाज यूज करते हैं तो बाई फोर्स से वो इरिगेट करते हैं, तो वो स्प्लैश होता है, उड़ता है। तो हम लोग टेक्नीशियन वगैरह आसपास खड़े रहते हैं, तो अगर हमने पीपी नहीं यूज किया है, गॉगल्स वगैरह नहीं पहना, तो हमारे आंखों में जा सकता है। और दूसरा, पुटिंग आईवी लाइंस, कभी कभी आईवी लाइंस के लिए हम एनेस्थेटिस्ट को हेल्प करते हैं। सेंट्रल लाइंस, आर्टेरियल लाइन, एपिड्यूरल लाइंस जब डालते हैं एनेस्थेटिस्ट, तो हम उनको हेल्प करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग ठीक है चलता है, कुछ नहीं होता है, ग्लोव्स नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कभी कभी ग्लोव्स अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उस समय अगर हम लोग ग्लोव्स नहीं लगाएंगे तो उससे हमको एक्सपोजर होगा और प्रॉब्लम हो सकता है। इंसर्टिंग फोलिस कैथेटर, कहीं पे टेक्नीशियन डालते हैं फोलिस कैथेटर, कहीं पे नहीं डालते हैं। तो जहां पे आप लोग डालते हो वहां पे ग्लोव्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं डालते हो तो कभी कभी आपको कहा जाता है कि फोलिस कैथेटर आपको निकालना है। जैसे यूरोलॉजिकल केसेस में जब पेशेंट को ऑलरेडी फोलिस रहता है, तो प्रोसीजर के समय सर्जन तो वाशअप रहता है, स्टेराइल रहता है, तो वो आपको बोलेगा कि ये प्लीज जरा फोलिस कैथेटर आप निकाल दो। तो आप उसको डिफ्लेक्ट करके बलून को आप निकाल दो, तो वहां पे आपके पास ग्लोव्स होना चाहिए। और ओटी का कोई भी प्रोसीजर जब परफॉर्म किया जाता है तो आपको पीपीई का प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस फ्रॉम पेशेंट्स आर वेरी हाई इन ऑपरेशन थिएटर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग उतना माइंड नहीं करते, कैजुअल एटीट्यूड, कुछ नहीं होता, इतना साल काम कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। तो ऐसा नहीं एटीट्यूड रखना है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर अच्छा है तब तक हमें वो पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम होती है हमको ये सब इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए ओटी में काम करते समय हमें कैजुअल एटीट्यूड नहीं ये करना चाहिए। और एक चीज होता है ओटी के अंदर और क्या क्या हमें कॉन्टेक्ट आता है, जैसे कि केमिकल्स होते हैं ओटी में बहुत सारे, साइडेक्स है, फॉर्मेलिन है, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप लोग जानते हैं कि कलरलेस होता है, पानी की तरह होता है। अगर किसी ने लेबल नहीं किया है, बड़े कंटेनर में से छोटे कंटेनर में रख दिया है और लेबल नहीं किया है, तो ऐसा लगेगा कि डिस्टिल वाटर है या फिर नॉर्मल सलाइन है। तो वो अगर आप डायरेक्ट उसको टच करते हो तो आपके हाथ में इरिटेशन हो सकता है। और एक्सपोजर ऑफ जो अलग अलग केमिकल्स होते हैं ओटी में, उससे हमको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? स्किन बर्न हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, लंग्स और स्किन के कैंसर हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकता है। ज्यादा एक्सपोज हो गया तो ब्रीथलेसनेस होगा, आंख में चले गया तो आइस बर्निंग सेंसेशन होगा, और ड्राई स्किन हो जाता है। ड्राई स्किन कैसे होता है? जब आप बहुत ज्यादा हैंड वॉश करते हो, कभी कभी आदत पड़ जाती है ना हैंड वॉश की, बहुत ज्यादा हैंड वॉश करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ में से मॉइस्चर चले जाता है, फिर उसके बाद घर जब जाएंगे तो स्किन थोड़ा रफ हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है। तो ऐसे समय पे भी आपको अपने स्किन का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे एनेस्थेशिया गैसेस के। जो भी स्टेशन होते हैं, एनेस्थेशिया मशीन्स होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के गैसेस यूज होते हैं, जैसे सेवोफ्लोरिन है, डेस्फ्लोरिन है, आइसोफ्लोरिन है, हैलोथेन है, और बहुत सारे गैसेस हैं। तो क्या होता है कि मशीन जब पेशेंट को वेंटिलेटर ट्यूबिंग से कनेक्ट किया जाता है, तो कहीं पे अगर लीकेज है तो गैस बाहर भी आ जाता है, या फिर प्रोसीजर के बाद सर्किट में थोड़ा बहुत गैस बचा रहता है। तो वो गैस हम एनेस्थेटिस्ट और हम जो है मशीन के पास में रहते हैं,
तो हमें उसका एक्सपोजर ज्यादा होता है। इसके लिए कुछ मशीन्स में क्या किए उन लोग, एक्सक्वेजर सिस्टम रखे हैं, वो ऑटोमेटिक सक करके गैस, जो भी एक्स्ट्रा गैस होगा वो सक करके बाहर छोड़ देता है। तो वो भी स्कैवेंजिंग सिस्टम भी होना चाहिए मशीन्स में। कहीं पे नहीं है अगर, तो वो आपको ध्यान देना है कि फिटिंग बराबर है कि नहीं, कहीं पे लूज फिटिंग नहीं होना चाहिए, कहीं पे वेंटी ट्यूबिंग्स में लीक नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत जरूरी है ध्यान देना। अगर आप इसको ध्यान नहीं देते तो आगे चल के आपको इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद और एक एरिया है जो रेडिएशन है। रेडिएशन में डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे एक्सरेज है, लेजर है। लेजर आप लोग, आपको पता होगा अभी आजकल पाइल्स वगैरह जो सर्जरी होती है वो भी लेजर यूज होता है। यूरो केसेस में होल्मियम लेजर यूज होता है। और फिर जब कॉटरी हम यूज कर, सर्जन कॉटरी जब यूज करते हैं तो उसमें भी स्मोक निकलता है। जब ज्यादा उन लोग ये यूज करेंगे कटिंग में या कोएगुलेशन में, उसमें भी एक स्मोक निकलता है। फिर सियाम है, सियाम से रेडिएशन होता है। कैथलैब में जो काम करते हैं वहां पे भी रेडिएशन ज्यादा लगता है। तो ये सब अगर ज्यादा कांटेक्ट में आएगा तो क्या होता है, बोन को प्रॉब्लम होगा, थायराइड को प्रॉब्लम होगा, स्किन, जेनेटिक, विटामिन डी डिफिशिएंसी डिसऑर्डर बहुत सारा होता है। तो इसके लिए हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं। कोई बता सकता है क्या प्रिकॉशंस लेते हैं हम लोग? लेड एप्रन, कितने लोग लेड एप्रन पहनते हैं, हाथ उठाएंगे? हार्डली 20%, बाकी लोग नहीं पहनते हैं। जरूरत ही नहीं लगती ना, ऐसा लगता है हमें थोड़ी उससे कुछ होने वाला है। रेडिएशन ग्लासेस, ओके। और कुछ मॉनिटरिंग के लिए और कुछ यूज होता है? थायराइड शील्ड यूज होता है। और कुछ? टीएलडी बैचेस। टीएलडी बैचेस हम लोग कहाँ पे पहनते हैं? लेड एप्रन के, लेड एप्रन के ऊपर या लेड एप्रन के अंदर? कितने लोग लेड एप्रन के ऊपर टीएलडी बैचेस पहनते हैं, हाथ उठाइए। मतलब कोई भी टीएलडी बैचेस यूज ही नहीं कर रहा है, कोई भी हाथ नहीं उठाया। चलो, कितने लोग टीएलडी बैचेस लेड एप्रन के अंदर पहनते हैं? हार्डली काउंट करेंगे तो 4, 5, 6। बाकी लोग का क्या है, पहनते हैं नहीं पहनते हैं, क्या है? चलो ठीक है, टीएलडी बैचेस लेड एप्रन के अंदर पहना जाता है, लेड एप्रन के ऊपर नहीं पहना जाता है, क्योंकि लेड एप्रन वो रेस को, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम ऊपर पहनेंगे तो एक्सपोजर ज्यादा होगा, इसलिए हमको लेड एप्रन के अंदर पहनना है, ताकि बॉडी को कितना रेस लगा है वो मॉनिटर करना है। अब और एक एरिया है जो फायर होता है। इलेक्ट्रिकल तो ओटी में रहता ही है, तो वहां पे फायर हो सकता है। अभी फायर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन है, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए में सॉलिड फायर होता है, जैसे वुड है, पेपर है, प्लास्टिक एक्सेट्रा। क्लास बी में लिक्विड फायर होता है, जैसे पेट्रोलियम है, ऑयल है, पेंट है, केमिकल्स है। और क्लास सी में इलेक्ट्रिकल फायर होता है, कुकिंग गैस, वेल्डिंग होता है। अब बताइए ओटी में किस टाइप का फायर हो सकता है, क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी? क्लास बी में क्या, कौन सा फायर होगा ओटी में? ओके ओके, तो क्लास ओटी में आप कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? किसी को आइडिया है? सॉरी, आवाज नहीं आ रही। CO2, ओके। और कुछ, और कोई बता सकता है? सॉरी, आवाज नहीं है। ये कुछ नया है, मुझे ही पता नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। वाटर हाइड्रेंट है जो एक्सटिंग्विशर है, वो क्लास ए फायर को यूज किया जाता है। जैसे जहां पे स्टेशनरी रखी होगी, बुक्स वगैरह है, स्टेशनरी है, वहां पे लकड़ी है, वहां पे अगर आग लग गई तो वहां पे आपको वाटर हाइड्रेंट यूज करना है। और फोम CO2 सिलेंडर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्लास बी फायर पे यूज करते हैं। DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, ये क्लास सी फायर को यूज कर सकते हैं। मोस्टली ओटी के अंदर DCP यूज होता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिकल फायर ज्यादा होता है, तो आपका DCP यूज होना चाहिए वहां पे। और डिपेंड करता है कौन से एरिया पे कहाँ लगा है। उसके बाद जब फायर होता है तो उसको हम लोग एक बनाए हैं कि उसको कैसे, उसको टैकल कैसे करेंगे, तो उसको रेस फॉलो किया जाता है। अभी रेस का फुल फॉर्म कैसे है? R मीन्स रेस्क्यू एनीवन इन इमीडिएट डेंजर। जैसे आपने देखा कि वहां पे फायर लगा है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वहां किसी पर्सन तो इफेक्ट नहीं हुआ है। अगर इफेक्ट हुआ है तो उसको रेस्क्यू करना है सबसे पहले।
उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, फायर ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है अलार्म। हर यूनिट में अलार्म रहता है, कहीं पे 100 नंबर डायल करना रहता है, कहीं पे जो भी डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अलार्म एक्टिवेट करना है कि यहाँ पे फायर लग गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे फायर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अभी किसी एरिया में आप ही हैं, वहां पे और कोई नहीं है, और अगर आप वहां से बाहर जाते हो तो फायर बाहर भी बढ़ सकता है। तो उसको आपको क्या करना है, कन्फाइन करना है, जो भी डोर है उसको बंद कर देना है, ताकि फायर अंदर ही रहे, जब तक कि वहां पे टीम नहीं आती, रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती, तब तक फायर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आपको कन्फाइन द डोर करना है। और अगर आपके कंट्रोल में है तो आप फायर को एक्सटिंग्विश कर दो, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप मत वहां पे रुको, आप निकल जाओ वहां से। तो इसके लिए क्या, एक्सटिंग्विशर, स्मॉल कंट्रोलेबल फायर और इवैक्यूएट। अगर आपके बस की नहीं है तो आप वहां पे मत रुकिए, आप निकल जाइए। दूसरा, जब हम फायर एक्सटिंग्विश करने जाएंगे तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसमें PASS पास होता है, ये फॉलो करता है। पास में P इन द सेंस क्या है, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर, आप सभी ने फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया है, कितने लोगों ने यूज किया है फायर एक्सटिंग्विशर? आप लोग कल अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे तो एक बार फायर एक्सटिंग्विशर को देख लीजिए, उसमें क्या क्या रहता है, कैसे कैसे रहता है। तो पहले तो ऊपर एक पिन लगा होता है, नोजल के ऊपर एक पिन रहेगा, तो आपको पहले पिन को पुल करना है। तो प्लीज पुल द पिन, फिर एम द नोजल एट द बेस ऑफ द फायर। जैसे फायर नीचे है तो आपको जो उसका नोजल है वो वहां पे आपको एम करना है। अगर आप फायर नीचे लगा है और आप ऊपर उसको ये कर रहे हो तो कुछ मतलब नहीं होगा। तो एम द नोजल बेस ऑफ द फायर। उसके बाद स्क्वीज और रोटेट द हैंडल। ऊपर देखेंगे आप, एक हैंडल लगा रहेगा, इधर गोल हैंडल रहेगा ना, उसको आपको रोटेट करना है या फिर स्क्वीज करना है। उसके बाद स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, जहां पे फायर है, बेस है, वहां पे आपको इस तरह से स्वाइप करना है, ताकि उसका बेस, जब आप स्वाइप करेंगे तो बेस खत्म हो जाएगा, तो ऊपर का भी फायर खत्म हो जाएगा। ये बहुत जरूरी प्रैक्टिस है, ये आपके सेफ्टी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम कर दिया है, आपके डिपार्टमेंट में फायर एक्सटिंग्विशर रख दिया है। अब वो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल अगर फायर लगा डिपार्टमेंट में तो कोई भी मैनेजमेंट आपको हेल्प के लिए नहीं आएगा, वहां आपको आना चाहिए कि इस फायर को मैं कैसे टैकल करूं। फायर फाइटिंग होती है आपके डिपार्टमेंट में, वहां पे ड्रिल होता है, फायर ड्रिल होता है, वहां पे आप लोग पीछे मत खड़े रहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। आप जाइए, फायर एक्सटिंग्विशर उठाइए, देखिए कितना वजन है उसमें, उसका एक्सपायरी देखिए, कहीं फायर एक्सटिंग्विशर का जो वेंडर है उसने रिप्लेस किया है कि नहीं किया है, एक्सपायर तो नहीं हो गया सिलेंडर, उसमें केमिकल्स कब का पड़ा है, तो हाइड्रेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आपके सेफ्टी के लिए है। प्रायोरिटी ये देके आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का, आप उसको कैसे यूज किया जाता है, या आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। उसके बाद निडल स्टिक इंजरी बहुत कॉमन है। कितने लोग को निडल स्टिक इंजरी हुई है काम करते समय? कोई है जिसको निडल स्टिक लगी है? जिसको लगी है मतलब वो काम करते हैं, जिनको निडल स्टिक नहीं लगी है मतलब वो काम नहीं करते, बॉसिंग ही करते होंगे फिर वहां पे। तो निडल स्टिक इंजरी कैसे होती है? डिस्कार्ड सर्व्स इमीडिएट आफ्टर यूज। एनेस्थेटिस्ट क्या करते हैं, स्पाइनल दिए, उसके बाद जो भी निडल्स है वो वहीं पे पड़ा रहता है, वो आपको बोल देंगे डिस्कार्ड कर दो। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, जो यूज कर रहा है यूजर को निडल को शार्प में डिस्कार्ड करना चाहिए, वो यूजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। उसके बाद डू नॉट रिकैप निडल्स। बहुत बार हम लोग को आदत होता है, इंजेक्शन देने के बाद क्या करते हैं, निडल का कवर निकाल के देते हैं इंजेक्शन, फिर उसको रिकैप करते बैठते हैं। अगर ध्यान बराबर नहीं है तो निडल क्या होगा, उसको कैप को पियर्स करके आपके फिंगर को लग सकता है। और शार्प्स को पंचर प्रूफ प्लास्टिक कंटेनर में ही डालना है। पंचर प्रूफ प्लास्टिक कंटेनर का कलर बताइए क्या होता है? 1 2 3 4, 4 ही जन को पता है व्हाइट होता है, बाकी ब्लैक, येलो। चलो, अगर आपको निडल स्टिक हो गया, बाय द वे लग गया, होना नहीं चाहिए लेकिन अगर हो गया तो आप क्या करेंगे, उसको उंगली में से खून आ रहा है तो क्या करेंगे, मुंह में डाल के चूसेंगे, ब्लड नहीं जाना चाहिए। बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, गांव में सब लोग ऐसे करते हैं ना, खून आ रहा है तो तुरंत मुंह में डाल के चूसो, बंद हो जाएगा। उसको रनिंग वाटर में वॉश करना, उसको स्क्वीज नहीं करना है। स्क्वीज करने से क्या होगा, वो कंटेमिनेशन और अंदर डीप तक चले जाएगा। आपको स्क्वीज नहीं करना है, आप रनिंग वाटर में वॉश कर दो, हो जाएगा। उसके बाद इमीडिएटली जो भी आपके एचओडी हैं या इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। किसी ने किया है कभी ऐसा? कोई नहीं करता है। एचओडी के पास जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्या कर रहा था, कैसे लगा, किधर ध्यान था,
तो एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा रिपोर्ट ही मत करो, ऐसे कुछ लोगों का है। लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। अगर लग गया है तो एचओडी को रिपोर्ट करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट में बताना है, और जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी है उस हिसाब से आपको प्रोफिलैक्सिस लेना है, बहुत जरूरी है। ये सब चीज आपके सेफ्टी के लिए है, इसको कभी बाईपास नहीं करना, कभी स्किप नहीं करना। हो सकता है थोड़ा सा एचओडी की तरफ से आपको डांट पड़ेगी, ध्यान कहाँ था काम करते समय, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, उतना डांट तो जरूरी है, और कभी भी ये चीज को स्किप नहीं करना। उसके बाद एक कॉमन प्रॉब्लम जो आता है डीवीटी का होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये कब होता है? जब हम लोग बड़े केसेस करते हैं, जैसे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कार्डियक कर रहे हैं, तो खड़े रहना पड़ता है ना, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। तो खड़े रहने से क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ज्यादा होता है, तो हमारे काफ मसल्स में ब्लड कलेक्ट हो जाता है, और उसके वजह से फिर क्या होता है, हमें पेन होता है और डीवीटी होता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है वहां पे। बाद में आगे चल के हमको वो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे हमें पता है सर्जरी लंबा चल रहा है, बीच बीच में ब्रेक ले लो, हमेशा खड़े मत रहो टेंशन में, कभी बैठ जाइए, कभी थोड़ा वॉक कीजिए, कभी पोजीशन चेंज कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, बॉडी जो मूवमेंट होगा तो ब्लड भी फ्लो होने लगेगा। और अगर हो सकता है तो स्टॉकिंग्स पहनिए, स्टॉकिंग्स आते हैं वो आप पहन के रहिए, तो आपके जो ब्लड वेसल्स रहेंगे वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं होंगे, ब्लड उसमें फ्लो चालू रहेगा। फिर जब आप सोते हो रात को घर पे, तो फुट के नीचे, पैर के नीचे एक पिलो रख दीजिए, थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा पैर उसको, और एक पिलो काफ मसल्स के नीचे रखिए। और दूसरा, अगर हो सकता है तो पैर को घर पे जाके मसाज कर सकते हैं, गर्म वाटर स्पंजिंग कर सकते हैं, गर्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, उससे थोड़ा सा पैर को मसाज कीजिए, तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। आगे चल के फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा समय हम खड़े रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है, वेरिकोस वेन हो सकता है। तो वेरिकोस वेन आगे नहीं होना चाहिए, इसके लिए पहले से ही आपको प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे मेन स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस रहता है, इतना स्ट्रेस रहता है कि उतना किसी को भी, पीएम को भी उतना स्ट्रेस नहीं रहता है जितना ओटी टेक्नीशियन को रहता है। लेकिन क्या करेंगे, स्ट्रेस तो काम तो करना है ना, तो उसमें क्या, पैनिक नहीं होना, एडवर्स सिचुएशन। एक ओटी का केस खत्म नहीं हुआ तब तक ओटी इंचार्ज आके बोल देंगे दूसरा ओटी रेडी करो, ये ओटी में तुरंत इमरजेंसी लेना है, ओटी रेडी करो। अब वो स्ट्रेस आ जाता है, एक तो अभी गया नहीं है, दूसरा को भी रेडी करना है, कैसे होगा, क्या होगा, तो स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके बाद अगर कभी ऐसा स्ट्रेस हुआ तो आपको क्या करना है, डीप ब्रीथिंग करना है, इनहेल एक्सेल, रामदेव बाबा को याद करके ब्रीथिंग करना है, और शांत रहना है, काम रहना है, और अलर्ट भी रहना है। ऐसा नहीं कि एकदम लापरवाह करना है, शांति से आपको काम और अलर्ट रहना है। और जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी भी पी लो, क्योंकि जब ज्यादा स्ट्रेस आता है ना तो गला सूखने लगता है, तो थोड़ा पानी भी पी लिया करो। उसके बाद नींद आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। नहीं तो पता चला कि 8 घंटा 10 घंटा हॉस्पिटल में काम किए, उसके बाद घर पे जाके 2 घंटा फेसबुक पे फ्रेंड्स के साथ चैटिंग किए, बज गया 2, फिर नींद पूरा नहीं हुआ, 6 बजे भागना है, तो वो भी नहीं करना है। आपको अच्छा से साउंड स्लीप होना चाहिए, और पॉजिटिव डेवलप करो, आपके अंदर है ना हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। उसके बाद एक प्रिंसिपल फॉलो करो, फॉरगेट एंड फॉरगिव। भले आपकी गलती है या नहीं है, फॉरगेट और फॉरगिव कर दो, सामने वाले को भूल जाओ, जाने दो, ठीक है मेरा ही गलती था, तेरा गलती नहीं, मेरा ही गलती था। तो ये आप प्रिंसिपल फॉलो करोगे ना, फॉरगेट एंड फॉरगिव का, कभी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। इसके लिए कोई मेडिसिन की लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो आगे चल के फिर वैलियम 5, 10, 15, 20 चालू कर देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, फॉरगेट एंड फॉरगिव। हाइपोग्लाइसेमिया, ये कॉमन हो गया है अभी। इसमें क्या होता है, हम लोग ज्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं, सर्जरी करते हैं, चाय पीने का टाइम नहीं मिलता है, ओके। तो हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होना चाहिए, इसके लिए हैव इनफ फूड विद बैलेंस डाइट, डोंट प्रैक्टिस फास्टिंग, उपवास वगैरह पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड लिक्विड जूसेस, और बॉडी को हमेशा हाइड्रेट आपको रखना है। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर भी हो जाता है। अब जब हम बॉडी ओटी में काम करते हैं तो बड़ी मशीनरीज रहते हैं, तो उसको मूवमेंट के टाइम पे अगर हम बॉडी का पोस्चर अच्छा से नहीं मेंटेन करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सिट स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, मेंटेन योर बॉडी पोस्चर पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट। जब भी हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, ऑलवेज वेयर सर्जिकल N95 मास्क व्हेन एक्सपोज्ड टू एनी स्मोक। फिर डोंट इनहेल एनी स्मोक, इट इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर। प्रैक्टिस स्मोक इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। ग्लोव से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, लेटेक्स ग्लोव से आपको प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए स्किन को थोड़ा मॉइस्ट रखना पड़ता है, क्योंकि
उसमें जो केमिकल्स रहता है ग्लोव्स का, उससे कभी कभी इरिटेशन होता है, तो आप स्किन मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। या फिर आप गुड क्वालिटी का ग्लोव्स यूज कीजिए, जैसे एमकोर वगैरह है, पाउडरलेस ग्लोव्स रहता है। उसके बाद स्लिप एंड फॉल्स बहुत होता है ओटी के अंदर, कभी कुछ फ्लूइड गिरा है, आपको पता नहीं चला, आप गए उसके ऊपर स्लिप हो गया। फिर फ्लोर को हमेशा ड्राई रखना चाहिए। स्पिलेज में क्या होता है, हमें जैसे ही स्पिलेज हुआ तुरंत आप उसको किसी को बुला के उसको ड्राई करा दीजिए। और जहां पे स्पिलेज हुआ वहां पे क्या करना, आपको कॉर्डन ऑफ करना है उस जगह को, क्योंकि आपको पता है दूसरे को नहीं पता है, दूसरा नहीं गिरना चाहिए, इसके लिए आपको वो कॉर्डन ऑफ करना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो इमीडिएट आपको सुपरवाइजर को ये रिपोर्ट करना है। ओके, थैंक यू, जल्दी हमने खत्म कर दिया। अब आप लोग बताइए, आपको कुछ पूछना है?